बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बहादुर राजकुमार रहता था। वो अपने विवाह के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी पसंद की अच्छी राजकुमारी नहीं मिली थी। जब भी वो किसी राजकुमारी से मिलता, उसे हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ कमी दिखती रहती। इस तरह वो बहुत चिंता में रहने लगा और उसने सोचा, इस तरह तो मेरी आयु बढ़ती ही जाएगी और विवाह योग्य कोई राजकुमारी मुझे नहीं मिलेगी। एक दिन उसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आई। वो देर रात में महल के द्वार पर खड़ी हुई थी। दरअसल उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली थी और कहीं पर शरण लेना चाहती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा और कपड़े बहुत ही साधारण थे। जब उसने खुद को राजकुमारी बताया और एक रात के लिए रहने के लिए प्रार्थना की, तो रानी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो पहनावे से बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं लग रही थी। किंतु जब उसने बहुत बार विनती की, तो जैसे तैसे करके राजा ने उसे एक रात रुकने के लिए महल के भीतर बुला लिया। अब राजा और रानी ये जानना चाहते थे कि वो सच में राजकुमारी है या नहीं। अतः उन्होंने सेवकों को बोला, इसके बिस्तर पर गद्दों के नीचे एक सुई डाल दो। उन्होंने सोचा, अगर वो पूरी रात सो नहीं पाई तो निश्चित ही वो असली राजकुमारी है। जब सुबह हुई तब रानी ने सेवकों से पूछा, उस कन्या की सारी रात कैसी रही? सेवकों ने बोला, वो पूरी रात अपने बिस्तर में बेचैन होकर करवटें बदलती रही और ठीक से सो भी नहीं पाई। अब रानी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वो कन्या असली राजकुमारी है। राजकुमार भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो कन्या बहुत सुंदर और अच्छी लगी थी। वो राजकुमारी को कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, क्योंकि सुंदर तो तुम हो ही, लेकिन जिस तरह से तुमने समझदारी के साथ दुश्मनों से अपने प्राणों की रक्षा की है, तुम बहादुर और समझदार भी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पहले तो राजकुमारी उसके प्रस्ताव के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने पर वो बताती है, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। असलियत तो ये है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए विवाह नहीं कर सकती क्योंकि जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो उसी रात मर जाएगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान और परेशान होते हैं। तब राजकुमारी कहती है, जो भी मोतियों वाले पहाड़ के ऊपर जाकर सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोतियों की माला बनाकर शादी वाले दिन मेरे गले में डालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो नहीं मरेगा। मोतियों वाला पहाड़ इतना खतरनाक था कि उसके बारे में सोचने से भी लोगों को डर लगता था, किंतु राजकुमार निश्चय करता है कि वो मोतियों वाले पहाड़ पर जरूर जाएगा और वहाँ से सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी को पहनाएगा। ये सोचकर अगली सुबह वो अपने घोड़े को तैयार करता है और मोतियों वाली पहाड़ी के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे बहुत सी विचित्र और खतरनाक चीजें मिलती है। जब वो एक नदी के पास से गुजर रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? ये सुनकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक देता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी मछली तड़प रही है और इंसान की आवाज में बोल रही है, कोई मेरी मदद करो। राजकुमार उसे कहता है, अरे मछली, तुम्हें क्या हुआ है? बोल, तुझे क्या मदद चाहिए? वो मछली बोलती है, क्या तुम मुझे इस नदी में डाल दोगे ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं? थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार मछली को नदी में डाल देता है। मछली राजकुमार को धन्यवाद देती है और बोलती है, ए नेक दिल इंसान, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे।
एक बार फिर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठता है और 5 मोतियों वाले पहाड़ की तरफ चल देता है। बहुत दूर जाने के बाद शाम हो जाती है, अतः वह कहीं पर ठहरने का निश्चय करता है और एक घने जंगल में वो पहुंचकर वहां पर विश्राम करने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? उस आवाज को सुनते ही राजकुमार की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक चिड़िया डालियों में फंसी हुई है। ये देख राजकुमार को काफी हैरानी होती है और वो पेड़ पर चढ़कर उस चिड़िया को डालियों में से निकाल लेता है। चिड़िया खुश होकर बोलती है, तुम्हारा भला हो, और फिर वहाँ से उड़ जाती है। अब राजकुमार सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो वही पास बहती नदी के पानी में स्नान करता है और पेड़ से कुछ फल तोड़कर उन्हें खा लेता है। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः 5 मोतियों वाली पहाड़ी की तरफ चल देता है। अब रास्ते में बहुत ही बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक लेता है और पूछता है, अम्मा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी, किंतु वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुँच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहाँ पहुँच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो, सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर और जवान युवती के रूप में उसके सामने आ खड़ी होती है। उसके बगल में सुनहरे रंग का बहुत ही सुंदर और मजबूत घोड़ा खड़ा होता है। फिर वो युवती बोलती है, जिस बूढ़ी औरत को तुमने मदद की वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। ये लो, ये मेरा वायु के वेग से भी ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला बहुत ही ताकतवर घोड़ा है। ये 5 मोतियों के पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। बिना इसके तुम वहाँ नहीं जा पाओगे और मेरी जादुई तलवार भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। शायद ये तुम्हारे काम आए। ऐसा कहकर वो तुरंत गायब हो गई। राजकुमार ने मन ही मन में उसको धन्यवाद दिया। वो बहुत प्रसन्न था कि अब वो आसानी से 5 मोतियों वाली पहाड़ पर जाकर राजकुमारी के लिए मोती ढूंढ लेगा। फिर वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सुनहरे घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे लेकर बहुत अधिक रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। देखते ही देखते राजकुमार मोतियों वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। पहाड़ इतना तेज चमक रहा होता है कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ मोती ही मोती थे। तभी घोड़ा वहाँ रुक जाता है और बोलता है, मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता, यहीं तक मेरी अंतिम सीमा है। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। आप बहुत बहादुर और नेक इंसान हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा कहकर घोड़ा गायब हो जाता है। अब राजकुमार अकेले ही आगे और चल पड़ता है। उसके और मोतियों वाले पहाड़ के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी काले रंग के पानी की खतरनाक नदी थी।
राजकुमार सोच में पड़ जाता है, अब मैं इस डरावनी नदी के पार कैसे जा पाऊंगा। तभी नदी में से एक बड़ी सी मछली उछल के बाहर आती है और बोलती है, मैं वही मछली हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगी। राजकुमार बहुत खुश होता है और मछली को बहुत सारे धन्यवाद देते हुए उसकी पीठ पर बैठ जाता है। फिर वो मछली राजकुमार को नदी के पार ले जाती है। अब राजकुमार पहाड़ के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटियों पर जाना राजकुमार के लिए लगभग नामुमकिन था। अब राजकुमार फिर से चिंतित हो उठता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी राजकुमार के पास आकर बैठता है और बोलता है, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहाड़ की चोटियों पर ले चलूंगा। अब तो राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो पक्षी राजकुमार को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। राजकुमार उस पक्षी को धन्यवाद देता है और फिर वो पक्षी भी घोड़े और मछली की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। मोतियों वाले पहाड़ की चोटी पर इतने सारे मोती थे कि राजकुमार बस देखते ही रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं उन्हीं 5 मोतियों को राजकुमारी की माला बनाने के लिए मुझे लेना है। अब ये चुनाव मैं कैसे करूं? क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत मोती है और सभी मोती बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह बहुत सारे मोती थे। उनमें से एक मोती सबसे ज्यादा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमार उस मोती को छूने की कोशिश करता है, तुरंत आवाज आती है, खबरदार, तुम हमें तभी ले सकते हो जब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दोगे। असल में उन 5 मोतियों को लेने के लिए राजकुमार को 5 सवालों के जवाब देने थे। अब राजकुमार को चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्रता के साथ कहता है, ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार राजकुमार 5 मोतियों के 5 सवालों का सही जवाब देता है और 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी के गले में डाल देता है। अब राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है, आप इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल हुए, अब हम विवाह कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा रानी और प्रजा में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पूरे राज्य को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी आगे का जीवन व्यतीत करते। आकाश एक नंबर का आवारा लड़का था जो पूरा दिन इधर उधर फिरा करता था और दूसरों से खूब छेड़छाड़ किया करता था। वो कभी किसी की गाय खोल देता तो कभी किसी के बाग से फल चुरा लेता था, कभी स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी की आवाजें लगाता था, जिसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे खुश होकर उठकर भागने लगते थे। इस तरह आकाश पूरा दिन गांव में हल्ला गुल्ला करता रहता था। उसके शरारती होने के कारण उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसकी शिकायतें करने उसके घर आते थे। जब भी आकाश के माता पिता किसी गांववासी को अपने घर की ओर आता देखते तो वो समझ जाते थे कि भगवान ही खैर करे। अब उन्हें पता होता था कि उनके घर कोई शिकायत आने वाली है। ऐ भगवान, फिर से एक नई शिकायत। आकाश के माता पिता उसको खूब डांटते और फिर प्यार से भी समझाया करते थे, मगर आकाश था कि किसी भी तरह कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी
और वो अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करता रहता था। इसी तरह एक बार आकाश के पिता बहुत ही बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने काम पर नहीं जा पाते और उनके घर के हालात बहुत खराब होने लग जाते हैं। डॉक्टर्स ने आकाश के पिता को मुकम्मल तौर पर आराम बता दिया था, जिसकी वजह से आकाश की माँ बहुत ही परेशान रहने लगी थी और वो आकाश को कहती है, बेटा अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। बेहतर है कि तुम इस तरह आवारा फिरने से तुम अपने पिता का काम संभाल लो, ताकि घर में भी कुछ रकम आ सके जिससे तुम अपने पिता का इलाज भी करवा सको। डॉक्टर्स ने पूरे 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है, जिससे तुम्हारे पिता का इलाज होगा। मगर आकाश था कि कहाँ मेहनत करने वाला था। इस तरह समय बीतता जाता है और आकाश के पिता की हालत और भी खराब होने लगती है। अब वो करे भी तो क्या करे? अगर वो अपने पिता का काम भी संभाल ले तो जल्दी 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता था। इस तरह कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐलान होता है कि गांव के मुखिया जी ने एक दौड़ का मुकाबला रखा है, जिसे देखने पास के गांव के मुखिया भी आ रहे हैं और गांव के मुखिया का कहना है कि वो दौड़ जीतने वाले को 1 लाख रुपया इनाम भी देंगे। ये ऐलान सुनकर आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो रेस दौड़कर इनाम की रकम वसूल करे और वो अपने पिता का उससे इलाज भी करवा सकेगा। फिर वो दिन रात दौड़ने की परीक्षा करने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता को इतनी शांति पड़ जाती है कि उनका बेटा कुछ करने तो लगेगा। इन्हें उसके अंदर कुछ पैसा कमाने की सोच तो आई। इस तरह दौड़ने का दिन भी आ जाता है और आकाश भी बाकी लड़कों के साथ दौड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दौड़ शुरू होने का ऐलान होता है और आकाश दौड़ने लगता है, आकाश बहुत ही मेहनत से दौड़ता है। कभी कोई उससे आगे निकल जाता है तो कभी आकाश सबसे आगे निकल जाता था। इस तरह दौड़ चलती रहती है कि आकाश को एक लड़का मौके से फायदा उठाते हुए धक्का देता है, जिसकी वजह से आकाश नीचे जा गिरता है और उसके पांव में चोट लग जाती है और सब लड़के आकाश से आगे निकल जाते हैं। आकाश सोच में पड़ जाता है कि वो अब करे तो क्या करे। करीब उसे दरख्त के नीचे जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। उसके पांव से क्योंकि खून बह रहा था तो वो सोचता है कि वो इन जूतों को पहनकर अपने खून को रोक सकता है और दौड़ का मुकाबला कर सकता है। आकाश ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उन जूतों को पहनकर दौड़ने की कोशिश करने लगता है। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जूते तो जादुई जूते हैं और ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही भेजे हैं। इस तरह आकाश उन जूतों को पहनकर दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल जाता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार रेस भी जीत ही जाता है। गांव के मुखिया आकाश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, गांव के मुखिया, मैंने तुम्हें इसी हिम्मत से देख लिया था जब तुम्हें लड़के ने धक्का दिया था, मगर तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर अपनी दौड़ जारी रखी। मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ और जिसके कारण तुम जीत भी गए हो। इस तरह आकाश को इनाम की रकम मिल जाती है और आकाश उन लाख रुपयों को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था, क्योंकि वो अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था। अब आकाश के अंदर पैसा कमाने का जुनून भी पैदा हो गया था और वो दौड़ जीतने के बाद अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगता है
और खूब तरक्की करता है, जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। अब गांव के सभी लोग आकाश की शिकायतें नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि आकाश एक बहुत ही समझदार लड़का बन गया था, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। आकाश अपने माता पिता का भी बहुत ख्याल रखता था और अब वो अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कठिन समय का सामना करते हुए बुरे समय का सामना करते रहना चाहिए। इसी से ही सफलता मिलती है।